Hi guys, welcome to this session. And in this session, we are going to discuss the previous year question paper of SBI PO PT. SBI PO के 2019 के PT में जो इंग्लिश का पेपर आया है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑल राइट, एंड मैनी ऑफ़ यू माइट बी थिंकिंग कि बहुत हार्ड पेपर होगा या कैसा पेपर होगा SBI PO का इंग्लिश. सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं. मेरा मोटिव ये है कि आप क्वेश्चन देखो कि इतने दिन जो आपने पढ़ाई करी है उससे कैसी चीज़ें आई हैं, कैसी चीज़ें पूछी गई हैं, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हुए हैं और आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने लायक है. ऑल राइट, सो डरना बिल्कुल भी नहीं है. और देयर आर 30 क्वेश्चंस. कितने क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ. देयर आर 30 क्वेश्चंस, ठीक है ना, और इनको सॉल्व करना है. तो एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपको सॉल्व करना हो 30 क्वेश्चंस तो हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स मिलेगा. ओके, और 30 के 30 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने हैं. सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक इनटू दैट कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो. सिर्फ ये मेरा मोटिव है कि आप एक बार क्वेश्चन पेपर से थोड़ा फैमिलियर हो जाए. कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये आप देख लीजिए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बनाने हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, नाउ ओके, सो जब भी मैंने बोला है आपको कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, कॉम्प्रिहेंशन का कोई भी चीज़ हो, तो बैंक के एग्ज़ाम में आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं बना सकते हैं, वो भी पीटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि आप इतना लंबा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो हम लोग बस एक ग्लांस लेते हैं, एक नज़र डालते हैं कि क्या है. रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द फ्यूचर. विद दैट सेड वन कैन आर्ग्यू दैट फ्यूचर हैज़ अराइव्ड इन पार्ट्स एट लीस्ट. सो देखो ये काफ़ी लंबा सा पैराग्राफ है. आप देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स बोल्ड में दिए हुए हैं, एक अकाउंट फॉर और दूसरा फेयर, ठीक है ना. और यहाँ पे एक गैप भी है, यहाँ पे एक गैप है जिसमें हम लोगों को क्या है, कुछ फिल करना होगा. ऑलराइट, सो इतनी चीज़ें तो हमने देख ली. अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ है, ठीक है ना. सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है ये, कि नंबर देना कोई भूल गया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि which of the following words is most similar to the meaning to the word fair with reference to the context of the passage. alright, so देखते हैं. बाहर कोई चिल्ला रहा है, कोई आ गया है कुछ बेचने, so don't mind that. so fair वर्ड का मोस्ट सिनोनिम जो सबसे ज़्यादा सिमिलर होगा वो कौन होगा. और फेयर का मैंने आपको बताया है कि फेयर का मतलब वन विच इज़ राइट, जो क्या है, राइट है, जो सही है, जो मोरल है, जो एथिकल है, उसी को हम लोग फेयर कहते हैं. तो फिर भी एक बार मैंने आपको बोला है कि जब आपको मतलब पता हो फिर भी एक बार ऊपर जाकर देखना है कि फेयर किस सेंस में लिखा है. तो लेट अस गो देयर और देखते हैं क्या कहता है कि इट्स फेयर टू से, देखो कैसे लिखा है यहाँ पे, इट्स फेयर टू स्टेट दैट द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज़ इनक्रेडिबल. यह सही होगा यह कहना कि जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो इनक्रेडिबल है, बहुत ही बढ़िया है. तो आप नीचे देखो कि क्या है, ऑप्शंस दिए हुए आपको. तो एक्सेलेंट, कलर्ड, डिलीजेंट, प्रेजुडाइज्ड, ये तीनों वर्ड तो आप पहले ऐसे ही छोड़ दो. अगर रीज़नेबल आप ऑप्शन देखते हो तो वहाँ पे रीज़नेबल फिट हो सकता है. इट इज़ रीज़नेबल टू से मतलब यह तर्क संगत होगा कहना. तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी. ओके, जो दूसरा वर्ड है, जो दूसरा क्वेश्चन है हम वो देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंट फॉर. देखो ये अकाउंट फॉर मैं आपको कई बार न्यूज़पेपर जब पढ़ाता हूँ तो इसको दिखा चुका हूँ. तो अकाउंट फॉर का मतलब मैंने आपको बताया है रिस्पॉन्सिबल फॉर. ज़रा देखते हैं, देखो यहाँ पे
पहले हम वो भी देख लेते हैं कि अकाउंट फॉर को सेंटेंस में आखिर यूज़ कैसे किया गया है। देखिए आप यहाँ पे, द ग्रोथ इज़ कंसिस्टेंट। ग्रोथ, किसी ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है कि ग्रोथ कैसा है, कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार हो रहा है। विथ ईच ईयर आउट परफॉर्मिंग द प्रीवियस, हर साल जो है प्रीवियस ईयर को आउट परफॉर्म कर दे रहा है, मतलब उससे बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी क्या हो रहा है, अकाउंट फॉर कर रहा है 1/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी। ग्लोब का जितना भी एनर्जी कैपेसिटी है उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंट फॉर कितना करता है, 1/3 करता है। तो ये क्या करता है, देखिए, टू फॉर्म अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का पार्ट बन जाना। देखो यहाँ पूरा का 1/3 पार्ट बन गया। टू कंसिडर, टेक एन अपॉर्चुनिटी तो होगा नहीं, ये पहले ही कैंसिल हो गया। डूइंग एनीथिंग रिस्की, यहाँ कुछ है नहीं। टेक कंट्रोल ऑफ, कुछ भी नहीं है। तो आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा और डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ गया। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मोस्ट अप्रोप्रिएटली फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे एक ब्लैंक भी दिया गया है, आपको दिख रहा है ये ब्लैंक। इसी ब्लैंक को आपको भरना है। यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, इट्स फेयर टू स्टेट। इट्स फेयर टू स्टेट मतलब ये ऐसा सही होगा ये कहना, दैट ग्रोथ ट्रैजेक्ट्री इज़ इनक्रेडिबल। ग्रोथ का जो ट्रैजेक्ट्री है वो बहुत ही बढ़िया है। कंसिडरिंग, यह ध्यान में रखते हुए, दैट इट टुक ओनली अ लिटिल मोर देन जस्ट अ डिकेड, कि ये सिर्फ 10 साल से थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस पोजीशन पे पहुंचने पे। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कुड कॉल इट, क्या कहेंगे, डिसमल कहेंगे? नहीं, क्योंकि इनक्रेडिबल ग्रोथ है। अफेक्टिव कोई चीज़ नहीं होता है, इफेक्टिव होता है। आप देख रहे हो अफेक्ट और इफेक्ट से आपको कैसे फंसाया गया यहाँ पे, तो ये काट देंगे। इनएडिक्वेट भी इसको नहीं कहेंगे। अफोर्डेबल का यहाँ पे तो मतलब कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन फेनोमेनल देखो, फेनोमेनल मतलब बहुत ही बढ़िया, एक फेनोमेना की तरह। और हम लोग धोनी को जो लेटर लिखा गया था उसमें क्या बोला गया था, धोनी को फेनोमेना। और धोनी का जो सक्सेस है वो कैसा है, फेनोमेनल सक्सेस है, मतलब आउटस्टैंडिंग। तो ये वर्ड यहाँ पे जाएगा। तो आप वर्ड्स को पहले तो आप कुछ जो ऑप्शंस हैं उनको आप हटा भी सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें पता नहीं ये क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे अब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर ये कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए बोल रहे हैं। उसी पैराग्राफ को बार बार दिया गया है कि आप इन स्टेटमेंट्स में से चुनो कौन सा है। फिर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज। ये सारे क्वेश्चंस आप बस देखते चलो, ठीक है, कि कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल ऑफ द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, अभी आप देख रहे हो, मैं आपको और भी दिखाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट 1 आर्ग्यू दैट। ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे, आप देखो कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 का मैं एग्जाम्पल दूँ तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, पहले इतना पढ़ना पड़ेगा, प्लस ऊपर का पैराग्राफ भी आपको क्लियर होना चाहिए। पैराग्राफ क्लियर होना चाहिए और उसके बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा। और जब तक आप इसका आंसर नहीं देते हैं तब तक आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलता है। तो सोचो आप 1.5-2 पेज पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, उससे बढ़िया इन सारे क्वेश्चंस को छोड़िए आप और क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 2 कॉलम दिए गए हैं। ये देखो, एक 1 हो गया और यहाँ पे 2, और 1 में 3 ऑप्शन है और दूसरा में भी 3 ऑप्शन है, दूसरे कॉलम में 3 ऑप्शन है। ए जो है, ये जो लाइन है, इसका सेकंड पार्ट डी ई एफ में से कोई हो सकता है, इसी तरह बी में से हो सकता है। आपको पेयर बनाना है कि कौन कौन सा सही ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल पेयर बनेगा। माई कंप्यूटर समटाइम्स वर्क्स अ बिट वियर्ड, एक्ट्स अ बिट फनी, बट लेट मी शो यू। ओके, सो पहला जो है ए, हम ये देखते हैं, मार्केट रिसर्च हैज शोन अस दैट। मार्केट का रिसर्च ने हमें दिखाया है कि, क्या दिखाया है, सप्लाइड ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। ये तो लाइन ही अपने आप में आपको गलत लगना चाहिए, क्योंकि सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई ऑफ वाटर होता है ना, तो सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, ठीक है। तो ये तो लाइन ही हट गया। अब देखो आप ज़रा, मैं आपको इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब आप देखो, मार्केट रिसर्च ने हमें दिखाया है क्या, तो ई लगा के देखते हैं ए के पास, पीपल आर लॉयल टू ब्रांड नॉट प्राइसेस। तो मार्केट से रिलेटेड रिसर्च भी है और इसमें बता भी रहा है कि पीपल जो है ब्रांड के प्रति लॉयल होते हैं, प्राइसेस के प्रति लॉयल नहीं होते हैं। तो ए और ई का तो सही कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। बी, द गवर्नमेंट हैज़, मतलब गवर्नमेंट ने भी अब कुछ काम किया है।
गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? डी तो हम लोग इसको भूल ही जाते हैं, और हैज़ के बाद कोई काम है नहीं। देखो यहाँ रिफॉर्म्स है, तो रिफॉर्म तो किया नहीं है, रिफॉर्म्स तो काम हुआ नहीं, रिफॉर्म का मतलब तो सुधार हो गया। तो सिर्फ ए और ई आपका ऑप्शन बचता है, ठीक है ना। ए और ई जब आपने देख लिया, जब आपने ए और ई बना लिया सबसे पहली बार में, तो आप यहाँ पे देखिए ए और ई है, ठीक है ना। तो या तो सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं। जब ए और ई हमारा सही हो गया तो या तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा, नहीं तो डी ऑप्शन सही होगा, जो कि डी ऑप्शन सही है नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि सारे तो सही है नहीं। तो आपको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, उतना देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलो मैं आपको इस पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, ये देखो आप। अब यहाँ सबसे पहला चीज़ क्या कहता है? द रूमर्स ऑफ पेट्रोल। देखो सबसे पहले ए पे देख लो, द रूमर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब पेट्रोल से रिलेटेड कोई रूमर। अब किस चीज़ का रूमर? द रूमर्स ऑफ पेट्रोल इज हाईली रेजिलियंट फॉर इंडोर यूज। गलत सेंटेंस। द रूमर्स ऑफ पेट्रोल शॉर्टेज टर्नड आउट टू बी फॉल्स, मतलब पेट्रोल शॉर्टेज का जो रूमर है वो कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। तो ए और ई फिर से आपका यहाँ पे सही सेंटेंस हो गया। तो अब ई को भी नहीं देखना है, ए को भी नहीं देखना है। द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक, द बॉडी ऑफ द कैमरा मेक। अब देखो यहाँ मेक वर्ब नहीं है, वो जो उसकी बनावट है उसको बोला जा रहा है मेक। तो कैमरा की जो बनावट का जो बॉडी है वो क्या है? इम्पैक्टेड बर्न्स एज एक्टिवली, ये बेतुका सेंटेंस है। इज हाईली रेजिलियंट फॉर इंडोर यूज़, ये सही है, रेजिलियंट है मतलब तगड़ा है, टूटे फूटेगा नहीं। तो आपको क्या हो गया? बी और डी भी आपने बना लिया, बी और डी भी बना लिया, और ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। तो ये हो गया। ये जो सेंटेंसेज हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? देखो आप 1-2 मिनट पढ़ रहे हो, 3 मिनट पढ़ रहे हो, आपको 1 मार्क्स आ जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। पहला लिखा है कंट्रीज आर विलिंग टू डू, कंट्रीज करने के लिए इच्छुक हैं क्या? टू डू इंश्योर, टू इंश्योर होता तो मुझे समझ में आता है, यहाँ तो टू डू इंश्योर नहीं होगा। टू डू एनीथिंग होता है, टू डू एनीथिंग टू अवॉइड रिसेशन, ये सही लग भी रहा है। फिर देखो आपको एक जो पेयर बन गया, ये क्या बन गया? ए और ई का। कंट्रीज आर विलिंग टू डू एनीथिंग टू अवॉइड रिसेशन, ठीक है ना। अब देखो बी, द इफेक्ट्स ऑफ अफॉरेस्टेशन ऑन, ये देखो पेड़ लगाने की बात हो रहा है, तो द इफेक्ट्स ऑफ अफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी एनालाइज्ड। एकदम देखते ही लग रहा है कि ये सेंटेंस होगा। बी और एफ हो गया आपका। तो जब ए और ई हो गया, बी और एफ हो गया, ठीक है। तो सी को देखते हैं। द स्कीम सीक्स टू एंश्योर अ टॉयलेट इन ऑल हाउस होल्ड्स। आप बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में पढ़ते हैं ना, स्कीम चाहता है ये सुनिश्चित करना, मतलब स्कीम यह सुनिश्चित करने वाला है। अ टॉयलेट इन ऑल हाउस, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। अब देख रहे हो सिंपल सेंटेंसेस हैं। बैंक पीओ के एग्ज़ाम में ये कैसे पूछा गया है, एसबीआई पीओ के, मुझे तो काफ़ी इजी लग रहे हैं। ऐसा तो एसएससी में भी आता है। तो आप ये चीज़ देखो कि जो चीज़ इजी है वहाँ से मार्क्स उठाओ पहले। ऐसा नहीं है कि बैंक पीओ है तो कुछ अजीब सा ही चीज़ आएगा जो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। एंड इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, प्लीज़ लीव अ कमेंट। ट्रैवलिंग विद को वर्कर्स इज़ अ ग्रेट चांस, ठीक है ना। को वर्कर्स के साथ, साथ काम करने वालों के साथ ट्रैवल करना एक बहुत बढ़िया चांस है। किस चीज़ के लिए? ग्रेट चांस टू, चांस के बाद हमेशा टू लगता है, ये भी हमने। टू गेट टू नो देम ऑन ए डीपर लेवल, उनको और गहराई से जानने में, उनको और अच्छे से जानने के लिए एक अच्छा चांस है। तो देखो ए और डी तो यहाँ बन गया। आप ऑप्शन देखिए, ए और डी कहीं है, एक तो ई में है, ए डी होगा तो बी ई भी होना चाहिए, और नहीं तो सिर्फ ए डी होगा। पागल लोग जा रहे हैं ट्रैफिक में। तो ये ए डी हो गया हमारा। अब देखते हैं। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट, साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है, प्रूवन दैट अलाउड अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद टाइम, बेतुका सेंटेंस। तो क्या है? रनिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, तो बी और ई भी हो गया। अब जो है आपका ऑप्शन तो यही होना चाहिए, सी को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके आगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 2 पार्ट्स में, 2 कॉलम्स में है। द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब देखो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है। इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, बेतुका सेंटेंस। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट फार्मर का ही, और इंक्रीजिंग के पीछे कुछ लगना चाहिए था, एज अगर। द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेक पीस विद योर बॉडी, फालतू। द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बी जेंटल टुवर्ड्स फेलो सिटीजन्स,
अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे जेंटल होगा। तो ए से तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा है, तो काट दो आप, ये ऑप्शन भी आपका हट गया। द पॉलिसी एम्फसाइजेज ऑन, पॉलिसी किस चीज़ पे जोर दे रहा है, बी जेंटल टू एम्फसाइजेज ऑन इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम, फार्मर के इनकम को इंक्रीज करने पर, देखो आईएनजी इंक्रीज करने पर, तो बी और डी तो आपका हो गया, क्या हो गया, बी और डी। और बी और डी है आपके ऑप्शन में नहीं, अब सी और डी भी नहीं हो सकता है, बी और एफ भी नहीं हो सकता है, तो नन ऑफ द अबव हो गया आपका ऑप्शन। एक सही सेंटेंस देखो आपने बना लिया, तो ऑप्शन से भी आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे, जब आप इसको बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आप इसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर में 1 मार्क्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज टू, मतलब इस एक्सरसाइज का एम क्या है, तो कुछ काम होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज इज टू, एंड लग गया, मतलब यहाँ पे तो ये होगा नहीं, इसके अनएम्प्लॉयमेंट के पहले कोई और एक चीज़ होना चाहिए। इज टू डिसीजन, डिसीजन का मतलब फैसला, टू के बाद वर्ब लगना चाहिए। और ये देखो इज टू नर्चर द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, और नर्चर का मतलब हमको पता है बूस्ट करना, बढ़ावा देना, किसी को पालना पोसना। तो इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, चिल्ड्रन के इमेजिनेशन को नर्चर करना। तो ए और एफ बन गया आपका, ए और एफ बन गया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपने देख लिया। अब ए ऑप्शन होगा नहीं, सी ऑप्शन होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो देखते हैं, द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर ऑल इंटरकनेक्टेड। देखो सही सेंटेंस बन रहा है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम, होमलेसनेस का प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। तो बी और डी भी हो गया, तो बी और डी आप देख लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद सी देखो, द विलेजर्स आर फ्यूरियस अबाउट, द विलेजर्स काफ़ी गुस्से हैं, किस चीज़ के बारे में, डिसीजन टू क्लोज द रेलवे स्टेशन। तो सारा सही हो गया। आपने देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं, और ये SBI PO के PT में पूछा गया है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ दुनिया से बाहर मंगल ग्रह की चीज़ें पूछते हैं, इसी दुनिया की चीज़ें पूछी जाती हैं। बस आप ये देखो कि अब आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आया है, ही लुक्ड फॉर हिज कैलकुलेटर बट कुड नॉट फाइंड इट, वेरी इजी। आप देख कर बताओ जरा, ही लुक्ड बाई नहीं होगा, लुक्ड ऑन नहीं होगा, ही लुक्ड अराउंड, देखे आप, सिंपल सेंटेंस। अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन स्टेप्स टू, किस चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप लिया है। देखो 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ दिख रहा है, और मुझे पता है कि जो बच्चे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो तुरंत ही रिवैम्प कर देंगे, लेकिन मैं 2 ऑप्शंस आपको और भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। कभी भी एग्ज़ाम में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, वो दोनों ऑप्शन भी देख लेना है। तो ये डेटेरियोरेट मतलब ख़राब हो जाना, और रिहर्स, एजुकेशन सिस्टम को रिहर्स क्यों करेंगे, रिहर्स तो हम कोई प्ले करते हैं, कोई नाटक को रिहर्स करते हैं, फिल्म के लाइन रिहर्स करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए स्टेप्स लेगा, स्टेप्स 2 के बाद इम्प्रूव्ड होगा, नहीं होगा। स्टेप्स टू इंक्रीज द एजुकेशन सिस्टम को इंक्रीज़ करना है, नहीं, एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करना है, उसको फिर से फेर बदल करके अच्छा बनाना है। तो आपने देखा कि कैसे ये सब न्यूज़पेपर के वर्ड्स आपको आ रहे हैं SBI PO के PT के प्री में। द कंट्री रिमेन्स पुअर डिस्पाइट, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है तो सबसे पहले बी कट गया, डिस्पाइट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो डिस्पाइट के बाद वेरी लगा सकते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने वेरी लगा दिया, तो डिस्पाइट वेरी रिच इन, डिस्पाइट बीइंग वेरी रिच होना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ डिस्पाइट के साथ बीइंग लगेगा, ठीक है ना, डिस्पाइट बीइंग, डिस्पाइट बीइंग रिच, ठीक है ना, रिच होने के बावजूद। तो आपने देखा ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब इसमें सिर्फ आपका सेंस काम कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर कोई बोले कि इसमें कोई ग्रामर का रूल बना रहे हैं और ऐसा रूल था वैसा रूल था, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा ही लिखा जाता है, डिस्पाइट बीइंग वेल, डिस्पाइट बीइंग अनवेल, डिस्पाइट बीइंग प्रेजेंट, इस तरीके की चीज़ें लिखी जाती हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 जरा सा, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर वन ऑफ द मोस्ट सेक्टर्स इन द कंट्री। इटरेटिव, इटरेटिव का मतलब क्या होता है, दोहराया जाने वाला, तो ये तो वर्ड ही फालतू दिया हुआ है, इटरेटिव। प्रॉफिटियर, प्रॉफिटियर वह आदमी होता है या वह एजुकेशन होता है जो पैसा कमाता है, ठीक है ना। और लॉस, लॉस तो एक नाउन हो गया। ओवरचार्ज्ड कैशिंग, तो मोस्ट कैसा सेक्टर है हेल्थ केयर और एजुकेशन, ओवरचार्ज्ड सेक्टर है,
ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ओवरचार्ज इसी में किया जा रहा है। तो इजी क्वेश्चन है, मैं तो इसको भी कहूँगा इजी क्वेश्चन। कैसिंग यहाँ पे होगा नहीं, आप देख रहे हो बेतुके ऑप्शंस हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो सारा ही ऑप्शन आपको सही लग सकता है। सो कुछ नहीं है, बस आपको एक पढ़ने का फील होना चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए। आप ये देखो, द नेवी ऑफिसर वॉज फैसिनेटेड विथ शिप्स, वह शिप से फैसिनेटेड था सिंस चाइल्डहुड से, एंड क्या चाहता था, एंड अटेम्प्ट, जब एक तरफ फैसिनेटेड हो गया तो अटेम्प्ट तो होगा नहीं। फ्रेंजी आपको पता है, उन्माद, पागलपन, तो ये तो यहाँ होना नहीं चाहिए, यहाँ तो कोई वर्ब होना चाहिए। इज ट्राइंग होगा नहीं क्योंकि एक जगह फैसिनेटेड लग चुका है। और वांटेड बी तो नहीं होता है, वांटेड टू हमेशा लगता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ए, विश्ड टू बी अ सी फेयरर, सी को फेयर करना चाहता था। सी में सी फेयरर मतलब सी ट्रैवलर। सो गाइज, ये दिखाने का सिर्फ मेरा एक ही एम है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें इजी लगेंगी। और पढ़ना क्या है, कुछ भी, रीड एनीथिंग इन इंग्लिश, सिर्फ ग्रामर की किताबें नहीं पढ़नी आपको। अ सेंटेंस, फिर यहाँ पे देखो, इफ़ द प्रपोजल डायरेक्टली persons without their free and informed consent then it should be rejected। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर प्रपोजल डायरेक्टली किसी पर्सन को कुछ कर रहा है विदाउट देयर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब बिना उनके फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, मतलब उन पर कोई दबाव भी नहीं होना चाहिए और उनको पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखो आपको मैं यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ फिफ्थ ऑप्शन है अग्रीज। तो इफ़ द प्रपोजल डायरेक्टली अग्रीज पर्सन्स, प्रपोजल डायरेक्टली कैसे अग्री करेगा, प्रपोजल कैसे अग्री करेगा, प्रपोजल लिबरेट भी नहीं करेगा। प्रपोजल डायरेक्टली हार्म्स पर्सन्स विदाउट देयर फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब प्रपोजल हार्म करेगा बिना उनके फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। मान लो बिना उनके फ्री और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अगर प्रपोजल हार्म करता है तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। मतलब कोई ऐसा आदमी होगा जो फ्रीली अपना इन्फॉर्म्ड होके ये बोले कि हाँ हमको हार्म कीजिए। तो ये क्वेश्चन मुझे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा। मुझे लगता है इसके किसी एक ऑप्शन में कोई चीज़ छुपा हुआ है। तो अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो इस क्वेश्चन को नहीं बनाता, मैं आगे बढ़ता और अगला क्वेश्चन देखता। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर एक बार में लग गया कि क्वेश्चन नहीं बनने वाला है तो हम उसे नहीं बनाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको सिलेक्शन नहीं होना रहता है, वो कुछ ना कुछ इसमें टिक कर देते हैं। ऐसा टिक नहीं करना चाहिए। लीडर्स डू वैल्यू इंक्विजिटिव माइंड्स बट ही ऑफन स्टिफल क्यूरियोसिटी फियरिंग इट विल इंक्रीज रिस्क एंड इनएफिशिएंसी। अब देखो ये है ग्रामेटिकल एरर। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप पूरी ज़िंदगी ग्रामर पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब ये ऐसा लाइन आता है तो ग्रामर के सारे रूल दोनों कान से धुआं हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंक्विजिटिव का मतलब पता होना चाहिए, स्टिफल का मतलब पता होना चाहिए, क्यूरियोसिटी का मतलब पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक अंदाज़ा लगना चाहिए सेंटेंस का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लीडर्स डू वैल्यू मतलब किसी को वैल्यू देना। तो बोलता है लीडर्स वैल्यू करते हैं कैसे माइंड्स को, इंक्विजिटिव माइंड्स को, क्यूरियस माइंड्स को, लेकिन वह अक्सर क्यूरियोसिटी को स्टिफल कर देता है, कुचल देता है, बढ़ावा नहीं देता है, यह डरते हुए कि ये किस चीज़ में इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, रिस्क और इनएफिशिएंसी। सब लोग अगर क्यूरियस हो जाएंगे तो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं अगर क्यूरियोसिटी को बढ़ाया जाए तो, और ज़्यादा क्यूरियस हो जाएंगे तो ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो इसलिए इनएफिशिएंसी हो जाएगा। तो एक बार ज़रा हम इस लाइन को फिर से देखते हैं। ओके, हियर आई गो। तो देखो आप क्या कह रहा है कि लीडर्स वैल्यू करते हैं इंक्विजिटिव माइंड्स को, लेकिन वह क्यूरियोसिटी को कुचल देता है। तो लीडर्स के लिए यहाँ पे वह क्यों होना चाहिए, यहाँ पे तो दे होना चाहिए ना। तो आपको समझ में आया गलती कहाँ थी, गलती था पार्ट नंबर 2 में। ऑल्दो बटर कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ कैलोरीज एंड फैट येट इट मे नॉट एनकरेज लॉन्ग टर्म वेट गेन। देखो ऐसे तो मैं टीचर के रूप में आपको ये बता रहा हूँ तो मुझे सारे आंसर सही बताने चाहिए, लेकिन अगर मैं एक एस्पायरेंट होता तो अगर ये क्वेश्चन देखता इसमें मुझे कोई भी गलती नहीं लगती, लेकिन ऑल दो के यूज से इसमें एक गलती है। तो अगर मुझे कोई गलती नहीं लगता तो या तो मैं इसको बनाता नहीं तो नो एरर करता। ज़्यादा चांस है कि मैं इसको पता नहीं क्या करता, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको गलत हो जाते हैं क्योंकि इसमें समझ तो आ जाएगा आपको कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ग्रामर का एक
रूल इसमें फंस जाता है, ठीक है ना, और सारे रूल्स आपको याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में मेरिट लिस्ट वाले लड़कों से भी गलत होते हैं या छूटते हैं। तो इसके लिए पूरे ग्रामर का रूल्स याद नहीं करना है। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा ही, एक क्वेश्चन गलत होगा ही। तो ऑल दो के साथ येट नहीं लगता है, ऑल दो में येट छुपा ही होता है। जैसे ऑल दो आई वॉज एबसेंट, ऑल दो आई गेव हिम द मनी, सॉरी मैं कैसा इसको एग्जाम्पल लूँ, ऑल दो आई वॉज प्रेजेंट माई नेम वॉज नॉट कॉल्ड, ठीक है ना, हालांकि मैं प्रेजेंट था लेकिन मेरा नाम नहीं लिया गया, फिर भी मेरा नाम नहीं लिया गया नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे येट नहीं लगेगा। सो दैट वाज अ थिंग। तो अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता तो या तो ये क्वेश्चन गलत होता और नहीं तो मैं इसको छोड़ कर आता। आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। द पाथ टू सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी बट ऑल्सो डिमांड्स विजन, फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रिटी। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर कर पाएंगे? पढ़ लीजिए, आप ध्यान से पढ़िए। क्या आपने आंसर कर लिया? अगर नहीं किया तो देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ, और जिन लोगों का भी सही आंसर होगा वो प्लीज़ जाइए यस लिखिए। द पाथ टू सक्सेस, मतलब जो सक्सेस का पाथ है वह सिर्फ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ही नहीं डिमांड करता है, लेकिन वो और भी कुछ डिमांड करता है। आपकी दृष्टि, आपका विज़न, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करता है। फ्लेक्सिबल तो आप होंगे, आपका क्या डिमांड करेगा, बट ऑल्सो डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी। एंड देखो यहाँ इंटीग्रिटी लिखा है, ठीक है ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना था। सिंपल सा चीज़, लेकिन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ। इसमें कोई भी ग्रामर का रूल याद करके कोई भी ऐसे नहीं बनाता है कि हाँ फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबिलिटी होगा तो ऐसा होना चाहिए था। सबको पढ़ने की आदत होती है कि फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इसलिए मैं आपको वर्ड्स के वीडियोस में ये बार बार बताता हूँ कि कैसे नाउन या वर्ब या एडवर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है। ओवर द पास्ट 2 decades द कंट्री हैव emerged एज वन ऑफ द अफ्रीकाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड लिबरल इकोनॉमीज। जल्दी से बता दो इसकी गलती, काफ़ी ही आसान मिस्टेक है। देखो ओवर द पास्ट 2 decades द कंट्री हैव, कंट्री के साथ हैव कभी नहीं लगेगा, हैज लगेगा। देख रहे हो आप कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस लाइन बड़ा है और इसी को देखकर आप घबरा जाते हैं। हैव नॉलेज इज वन थिंग बट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज अनदर केटल ऑफ फिश। बोलता है कि नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, तो नॉलेज होना को कैसे लिखते हैं? हैविंग नॉलेज, ठीक है ना, हैविंग नॉलेज। हैविंग नॉलेज इज़ वन थिंग, तो यहाँ पे हैव नॉलेज नहीं लगेगा, हैविंग नॉलेज लगेगा, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं ना आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड मतलब मैं फूड ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ आपके पास है तो उसको ऐसे बोलेंगे आई एम हैविंग सम मनी, तो इसको क्या बोलेंगे? हैविंग मनी इज़ वन थिंग, मतलब पैसा होना एक अलग चीज़ है और उसको खर्च करना एक अलग चीज़ है। ऑलराइट, सो दैट वाज द मिस्टेक। लेट मी मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। होम टू सम ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज इन यूएई, शारजा इज़ अ कल्चरल ओएसिस। मतलब यूएई जो क्या है, शारजा जो घर है किस चीज़ का? वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज का यूएई में, वो एक कल्चरल ओएसिस है। ओएसिस का मैंने आपको मतलब बताया है कि रेगिस्तान में वो जो पानी का छोटा छोटा इलाका रहता है जिसके आसपास कुछ हरियाली रहती है, उसको हम लोग ओएसिस कहते हैं। ऑलराइट, इसमें नो एरर है, देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ये एक क्लोज टेस्ट है, आप देखो। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज बिजनेस पेज की तरह है या फिर एडिटोरियल का जो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाता हूँ उस तरह का है। आप चाहो तो 1-2 लाइन पढ़ के देख भी सकते हो। और क्लोज टेस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम लोग को एक मोटा मोटी पढ़ के आइडिया ले लेना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है ये क्लोज टेस्ट। और ये 5 क्वेश्चंस आपके लास्ट क्वेश्चंस हैं, तो इन 5 क्वेश्चंस में एक अच्छे स्टूडेंट का 4 तो सही होना ही चाहिए। तो देखो जरा हम देखते हैं क्या बात करता है। डिस्पाइट इट्स, यहाँ ब्लैंक है,
and inaccuracies in early iterations, there is no denying that artificial intelligence is transforming our daily lives at an incredible pace, and most of the time, the features and broadly speaking, the it offers are extremely useful. अब देख रहे हो, ऐसे लाइंस पढ़ के आपको तभी समझ में आ सकता है जब आप रोज़ ऐसे पैराग्राफ्स का प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। और जो भी बच्चे मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं इसको पढ़ेंगे और 2-3 मिनट में ही चारों पांचों क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 समझाता हूँ, बताता हूँ आपको कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे राइट ऑप्शन चुनेंगे। ओके, तो देखो, डिस्पाइट इट्स मतलब किसी भी चीज़ के बावजूद, तो डिस्पाइट यहाँ पे जो ब्लैंक है, ब्लैंक वन और इसके इनएक्यूरेसीज के बावजूद, इनएक्यूरेसी मतलब कुछ खामियाँ, ठीक है ना, इनएक्यूरेसी है तो कमियाँ हैं, तो एक और कमी की ही बात होनी चाहिए। ज़रा देखें हम लोग ऑप्शन में क्या दिया है। डिस्पाइट इट्स, या देखो, क्रेडिबल एंड इनएक्यूरेसीज, क्रेडिबल एक अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, और इनएक्यूरेसी एक नेगेटिव वर्ड है, तो इन दोनों को एक ही साथ डिस्पाइट के साथ क्यों यूज़ करेंगे। रिजल्ट्स, फीबल, फॉल्ट्स, देख रहे हो आप, मैंने ऊपर में ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई नेगेटिव वर्ड यहाँ पे भरा जाएगा, तो ये फॉल्ट्स भरेंगे हम लोग यहाँ पे। फीबल का मतलब आपको पता है ना, जो बहुत ही कमज़ोर है, सो फीबल इज एन एडजेक्टिव। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो वर्ड गया वो वहाँ पे क्या गया, वो है डिस्पाइट इट्स फॉल्ट्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्ट्स, तो सेंटेंस सही है। डिस्पाइट इट्स फॉल्ट्स एंड इनएक्यूरेसीज इन अर्ली इटरेशंस, देयर इज़ नो डिनाइंग, मतलब अर्ली वर्जन्स के इटरेशंस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो अर्ली उसका जो वर्जन आया होगा आर्टिफिशियल इंस्टॉलमेंट का अर्ली स्टेजेस में, इसके फॉल्ट्स और इनएक्यूरेसीज के बावजूद देयर इज़ नो डिनाइंग, इस बात की कोई मना नहीं कर रहा है, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर डेली लाइफ्स, हमारे रोज़ की ज़िंदगी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रहा है एट एन इनक्रेडिबल पेस, ठीक है ना, एक बहुत ही बड़े रफ्तार पे, इनक्रेडिबल पेस पे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और द फीचर्स मतलब इसके जो फीचर्स हैं, एंड ब्रॉडली स्पीकिंग द इट ऑफर्स, मतलब कोई चीज़ ये ऑफ़र कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके फीचर्स, इसके एडवांटेज, इसके फ़ायदे, इसी के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि लिखा भी है आर एक्सट्रीमली यूज़फुल। तो देखते हैं ज़रा क्या है, वर्ड्स क्या क्या भरने हैं। ओके, तो देखो, मोस्ट ऑफ द फ्रीडम, लाइफ्स, चेंजेज, नॉलेज, बेनिफिट्स, और मैंने आपको बताया था कोई फ़ायदा जो एडवांटेज ये ऑफ़र कर रहा है, तो बेनिफिट्स ही ये ऑफ़र कर रहा है। देखो मैं अभी वहाँ पे बेनिफिट्स भर के दिखाता हूँ आपको। देखो क्या कह रहा है कि इसके फॉल्ट्स और इनएक्यूरेसीज के बावजूद अर्ली स्टेजेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ्स को इनक्रेडिबल पेस पे बदल रहा है, और जो फीचर्स और कोई और चीज़ जो ये ऑफ़र करता है वो बहुत यूज़फुल हैं। तो बेनिफिट्स, और क्या चीज़ ऑफ़र करेगा ये, अपने फ़ायदे, बेनिफिट्स मतलब एडवांटेजेस, और वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है ज़रा देखते हैं हम। फ्रीडम, फ्रीडम ये क्यों ऑफ़र करेगा भाई, लाइफ्स, ज़िंदगी क्यों ऑफ़र करेगा, चेंज तो ये कर ही रहा है, नॉलेज क्यों ऑफ़र के, बेनिफिट्स, फ़ायदे ऑफ़र करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह नॉलेज तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो यहाँ पे मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, नीचे चला जाऊंगा। द रियलिटी इज़ वन ऑफ द मार्जिनल गेन्स इन मेरी एरियाज़, मतलब रियलिटी है कि जो थोड़े बहुत गेन्स हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे क्रिएटिंग अ गुड स्पोर्ट्स टीम, ओवर टाइम दिस गेन्स एड अप रादर दैन काउजिंग रिजल्ट्स एवरीवेयर। देखो मैंने जो क्वेश्चन समझा है आप शायद इसको ना समझ पाओ। रियलिटी ये है कि मार्जिनल गेन्स जो होते हैं बहुत सारे एरियाज़ में, जैसे कि एक गुड स्पोर्ट्स टीम बनाने में, ठीक है ना, तो ओवर टाइम दिस गेन्स एड अप, मतलब जैसे मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताता हूँ, जो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, हो सकता है इससे तुरंत फ़ायदा ना हो जाए, ये नहीं कि आज न्यूज़पेपर पढ़ा और कल से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, लेकिन ओवर टाइम मतलब टाइम बीतने के साथ ये जो छोटे छोटे गेन्स आपके हो रहे हैं ये एड अप होते हैं। रादर देन काउजिंग, मतलब अभी मैंने आपको बताया ना कि इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स नहीं होगा, तुरंत रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि ये धीरे धीरे गैदर होगा। तो रादर देन काउजिंग इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स एवरीवेयर,
ठीक है ना। हो सकता है ये आपको ना समझ में आ रहा हो, ना भी समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, ये बैंक पीओ का क्लोज टेस्ट है तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स ये होगा ही। और उसके बाद देखो, and this is especially the case within the energy industry. Some conversations in the energy industry suggest that AI can now everything in one giant leap, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सब चीज़ को एक बड़ी छलांग में, मतलब एक बड़े स्टेप में कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है भाई, ज़रा देखें हम उसको। ओके देखो देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर 30 बता दिया आपको 28 की जगह पे। इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स, तत्कालीन रिजल्ट्स के बजाय ये फ़ायदे जो हैं वो एडअप होते हैं। और यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है यहाँ पे पेज का अलाइनमेंट। आप देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये है जहाँ पे ये बोल रहा है कि ये छोटे छोटे जो गेम्स हैं, जो फ़ायदे हैं, ये जमा होते हैं इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स देने के बजाय। और यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ लोग तो ऐसी भी बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही झटके में सारा कुछ क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। द फैक्ट इज एज अ हाईली वैल्यूएबल एडिशनल फैक्टर इट कैन एंड विल प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स। कैसा, सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। तो अगर आपको ये 2-3 वर्ड्स नहीं भी समझ में आए, 2-3 क्वेश्चंस नहीं भी समझ में आए, तो आप ये देखो कि आपने जो पढ़ा है उससे कितने सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं ऊपर। और इतने के बाद अगर आपका टाइम बचता है तब आप जाइए और तब आप पढ़िए ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। और ठीक है ना, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप इतने लंबे लंबे ऑप्शंस भी पढ़िए। देखो आप कितना लंबा लंबा ऑप्शन है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको और तब जाके आप यहाँ से 1 नंबर ले आ पाएंगे। तो इसलिए जो भी लोग हैं वो छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सो थोड़ा सा तो ये वीडियो लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को दिखाने का यही एम था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते हैं। सो ऐसे वीडियोज़ मैं और ले आऊँगा, आप अपना कमेंट और फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।